Good morning students, welcome back to our channel. Today in this lecture we are going to start determinant exercise 4.2. But before that, उससे पहले determinant को expand करने के simple मेथड नॉर्मली हमने आपको 4.1 में सिखाया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो थर्ड डिग्री जो आपका है, यानी कि थर्ड ऑर्डर का जो आपका जो डिटर्मिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर का जो आपका डिटर्मिनेंट है, उसको कैसे हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना डिटर्मिनेंट्स में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि हम उस डिटर्मिनेंट को कैसे सिंप्लीफाई करें ताकि हमारा मेथड, सिंप्लीफाई करने का जो मेथड है वो थोड़ा ईजी हो जाए, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि डिटरमिनेंट को सोल्व करने के कुछ तरीके, किस रो के अलाउंग, किस कॉलम के अलाउंग, किस प्रॉपर्टी के अलाउंग उसको सोल्व करते हैं। लेकिन उससे आगे जब डिटरमिनेंट बढ़ेगा तो स्टेप्स बढ़ेंगे, है ना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो उस तरह से आप ये देखेंगे कि डिटरमिनेंट में हम कुछ ऐसे सिंपल मेथड या लॉजिक लगा के उसको थोड़ा और ईजी नहीं बना सकते। भाई आपने ये कोशिश की कि कोई डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो किसी रो या कॉलम में, तो हम उसको सोल्व करने में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इजी वे, मतलब इजी लगता है हमें सोल्व करना, इजी हो जाता है। तो क्या हम उसमें कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके जिसमें जिस डिटरमिनेंट में जीरो ना हो उसको जीरो बना सकते हैं, या किसी डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट वैल्यू उसकी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिनसे जो मेथड टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट जो है वो सिंपल हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज टू एक्सपेंड, टू सोल्व, टू सिंप्लीफाई एनी डिटरमिनेंट। तो वो 6 प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे हैं। हालांकि अगर आपके पास बुक एनसीईआरटी आपके पास, उसमें एनसीईआरटी में आपके पास बेटा दिया हुआ है, प्रॉपर्टी सब एज इट इज़ आपके पास दी हुई है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहती है। कब? इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है? प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी ये है P1, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, मैं डिटरमिनेंट को बेटा इससे लिखूंगा DET से ना, डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट्स remains unchanged if its row and column, if its rows and columns are interchanged। बात सुनो ध्यान से, किसी भी डिटरमिनेंट की, लेट अस वी अज्यूम ए डिटरमिनेंट A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू सेम रहेगी अगर हम उसकी रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें। देखो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ इस डिटरमिनेंट को, तो वैल्यू क्या आएगी? ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ बेटा? इसको R1 के अलोंग। तो A, दिस इज, आप ऐसे लिखना थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए, ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो इसका, दिस इज EFHI माइनस, क्योंकि सेकेंड है आपका ऑर्डर इसका रहेगा इसलिए माइनस, क्योंकि -1 की पावर क्या 1 + 2 3 रहेगी, माइनस B ऑफ रो एंड कॉलम DFGI प्लस C रो एंड कॉलम DEGH। ठीक है, ये है। तो इसको एक्सपेंड किया हमने बेटा, तो यह EI माइनस HF माइनस B ऑफ DI माइनस GF प्लस C ऑफ DH माइनस GE, ये इसकी वैल्यू आती है। किस इस डेल्टा की, जो हमारा डेल्टा है ये इसकी वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है उसमें कहता है कि ये जो डिटरमिनेंट जो वैल्यू देता है ये रिमेन्स सेम अनचेंज, चेंज नहीं होती। कब? जब इसकी रो को किसमें चेंज कर दें? कॉलम में। तो मान लीजिए मैं इसी को डेल्टा से डेल्टा वन बोल दूं, इसकी रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं। मान लीजिए फर्स्ट रो ABC थी, ये बन गया फर्स्ट कॉलम ABC। ठीक है,
सेकेंड रो थी उसको मैंने बना दिया सेकेंड कॉलम डी ई एफ, और मैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूँ जी एच आई, तो ये बना दिया मैंने जी एच आई। नाउ ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं फिर से किसके अलोंग एक्सपेंड करूँ इसको, R1 के अलोंग करूँ या फिर C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, बात तो वही आनी है। तो बोला सर मैं ऑन एक्सपेंड करूँ इसको, क्योंकि रिजल्ट तो वही रहना ना, किसके अलोंग, C1 के। तो C1 क्या कहता है, दिस इज C1, ठीक है, ए। तो ये रो कॉलम, तो ये बजे ई एच एफ आई। फिर ये सेकंड है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ऑफ बी, रो एंड कॉलम डी जी एफ आई प्लस सी, रो एंड कॉलम डी जी एंड ई एच। अगर मैं इसको यहाँ से वैल्यू इसकी फाइंड करूँ ए, दिस इज व्हाट, ई आई माइनस एफ एच, बी ऑफ डी आई माइनस एफ जी प्लस सी ऑफ डी एच माइनस ई जी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई बेटा, डेल्टा वन की। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा वन की। देखिए ए ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस एफ जी प्लस सी डी एच माइनस ई जी, डी एच माइनस जी ई। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अपने आप को वेरीफाई करती है कि अगर हम किसी एक डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो इसके बेसिस पे एक प्रॉपर्टी क्या नहीं लिख सकते, इसकी रिजल्ट, इसकी एप्लीकेशन क्या, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इट्स ट्रांसपोज। सुनना ध्यान से, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए is always equal to value of its complement, and it represent what, transpose, sorry transpose, क्या है, transpose of A। तो ध्यान रखें किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का, that always equal to transpose of that matrix. This is the very first property. If we interchange any rows to column to rows, then the value of determinants remains unchanged। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड कहती है बेटा आपकी, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज, देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। वो क्या है कि किसी एक डिटर्मिनेंट की हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो एक साइन के साथ चेंज हो जाती है। कैसे, देखते हैं कैसे चेंज होती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, P2, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर हम इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर हम चेंज करते हैं किसी डिटर्मिनेंट के, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट चेंज विद ए साइन, एंड दैट इज नेगेटिव साइन। ये बात ध्यान रखिए आप। प्रॉपर्टी वैसे भी आपकी बुक में दी गई है, उसमें सिंपली लिखा गया है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। मतलब क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट चेंज विद ए साइन ओनली, किसी चेंज जाएगी सिर्फ साइन से, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज विद द साइन। लेट अस वेरीफाई। अगर मान लीजिए हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई करूं, एक्सपेंड करता हूं, मान लीजिए मैंने एक्सपेंड किया इसको R1 के अलोंग, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से 1 रो कॉलम, 9 5 45 माइनस 8 6 48, ठीक है, माइनस 2 ऑफ रो कॉलम, 9 4 36 माइनस 7 6 42 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो एंड कॉलम, 8 4 32 माइनस 7 5 35
तो देखिए कितना है 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, -3 बचा यहाँ से, -2 टाइम्स ऑफ हाउ मच ऑफ दिस 7, कितना बचेगा यहाँ से 36 -6, कितना बचेगा -6 +3, दिस इज हाउ मच -3, तो कितना आया -3, दिस इज +12, दिस इज -3 3 ज़ा 9, -12 +12 कितना है बेटा 0, कितनी आई वैल्यू इसकी 0। अब मान लीजिए मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इंटरचेंज करता हूँ कोई 2 रो को या कोई 2 कॉलम को। मान लीजिए मैं R1 को इंटरचेंज कर दूँ R3 से, है ना। मैंने क्या किया, R1 विद इंटरचेंज R3, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया, तो क्या आएगा वो देखिए क्या आएगा। मैंने क्या लिखा, R3 ऊपर चला जाएगा आपका 7 8 9, R2 आपका फिक्स है 4 5 6, और ये आपका बेटा यहाँ आ गया 1 2 3। अब मैं फिर से R1 का लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ इसको, तो क्या आएगा देखो 7 रो कॉलम 15 -12, 15 -12 -8 ऑफ रो कॉलम 12 -6, 12 -6 +9 रो कॉलम 4 to the 8 -5, 8 -5, तो कितना है बेटा यहाँ से देखो 3 7 3 21 माइनस कितना बचा यहाँ से 6 माइनस है 8 6 48 प्लस यहाँ से कितना आएगा 3 9 3 27, 27 प्लस 21 48 माइनस 48। अब ये तो हालांकि वैल्यू 0 आई है तो इसमें हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाए। मान लीजिए मैं कोई एक वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8 3। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, तो बोले सर अब मैं इसको वेरीफाई करूँ तो रिजल्ट तो मेरे पास डिफरेंट आएगा। फिर से मैं R1 का लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ 1 रो 5 3 15 माइनस 8 6 48, फिर -2 रो कॉलम 12 माइनस 7 6 42 एंड 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 8 4 32 माइनस 35। अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। हाउ मच ऑफ दिस 8 माइनस 5 3 4 माइनस 1 3 माइनस 33 माइनस दिस इज हाउ मच -30, -30 की -2 से करोगे +60 प्लस ऑफ हाउ मच ऑफ दिस -3 एंड दिस इज -9। ये कितना हो जाएगा -42 प्लस 60 कितना आएगा बेटा 18। कितना आया 18 आया आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपने 3 किसको चेंज किया 1 2 3, आप R3 नीचे आ गया, R3 ऊपर चला गया, R1 आपका नीचे आ गया। तो देखिए 7 5 3 15 माइनस 6 12 -8, ठीक है, रो कॉलम 4 3 12 माइनस 6, ठीक है, प्लस 9 की जगह क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 2 12 माइनस 4 2 8 माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये सही है। यहाँ 3 3 से कितना हो जाएगा ये 9 हो गया। अब देखो 21 प्लस 9 30 कितना हो गया 30, तो ये कितना आ गया बेटा माइनस का 18। देखो प्लस 18 चेंजेस विद -18, प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई ना। तो प्रॉपर्टी सेकंड ये है कि जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट चेंज विद ए नेगेटिव साइन, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है एक नेगेटिव साइन से इंटरचेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कि मान लीजिए इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, अगर किसी एक डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम हैं देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी वो हम वेरीफाई करेंगे। उसमें हम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं वही, है ना। अच्छा एक बात और, आपने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात सीखी थी कि आपने जो ऑपरेशन रो में लगा दी, अगर आपने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया है तो थ्रू आउट द प्रोसेस आप क्या अप्लाई करते थे रो में ऑपरेशन करते थे। अगर आपने कॉलम अप्लाई किया तो आप कॉलम में अप्लाई करते थे। यहाँ वो केस नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट को सोल्व करना है तो आप रो के साथ साथ, एक साथ नहीं, रो के बाद कॉलम और कॉलम के बाद रो ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सारी क्या हो वैलिड हो। तो प्रॉपर्टी थर्ड कहती है कि अगर इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, मतलब इसकी प्रॉपर्टी कहती है ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
आर सेम, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। लेट मान लीजिए हमारे पास जो डेल्टा है वो इस तरह का है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। कैसे, मान लीजिए मैं इसको डेल्टा 1 लिखूं आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, कि मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, मैंने C1 को इंटरचेंज कर दिया किससे, C2 से, C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 से, तो बात तो वही रहनी है। अब प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर दी, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3, आपने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, C1 इंटरचेंज विद C2 बाय प्रॉपर्टी सेकंड। मैंने क्या किया, C1 को C2 से अप्लाई कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो बाय P2 तो ये कहते थे कि जैसे इंटरचेंज करोगे डिटरमिनेंट कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा 1 किसके इक्वल हुआ बेटा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा 1, नेगेटिव ऑफ डेल्टा 1 किसके इक्वल हुआ, नेगेटिव ऑफ डेल्टा हुआ ना, तो ये सारा डेल्टा 1 क्या है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा, तो ये डेल्टा किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ डेल्टा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0, देन डेल्टा इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आपने कहा सर डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा, तो ये डेल्टा इधर आया तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा हो गया ना। तो आप ये बात का ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपके पास ये दो डिटर्मिनेंट हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, और आप ये और कर दें कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो कभी आप ऐसा कर दें 1 + 1 2 4 + 4 8 1 + 2, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे। ये सिर्फ मैट्रिक्स में एप्लीकेबल था जब इक्वल मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट में जो डेल्टा आपका है ये रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को, उस परफेक्ट वैल्यू को जो आपका आंसर देता है। कौन, ये डिटरमिनेंट देता है, ये एक वैल्यू है और नंबर में एक नंबर हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए डेल्टा इक्वल्स टू माइनस, अगर डेल्टा है देन दिस डेल्टा एडिंग ऑन दिस बाय गेटिंग 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0, देन दिस डेल्टा इक्वल टू 0। इट मीन्स इफ एनी 2 rows और एनी 2 column ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज व्हाट, 0। जब आप डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे आने वाले एक्सरसाइज में 4.23 एंड सो ऑन जो भी होंगी, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आपको सेम दिखाई देते हैं, सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, देन बिना सोल्व किए आप लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी व्हाट, 0, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कहती है बेटा कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। क्या कहता है कि किसी एक रो के किसी सभी एलिमेंट को या कॉलम के किसी सभी एलिमेंट को अगर हम किसी नॉन स्केलर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, तो वो जो आपका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या कहती है प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, है ना, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड देन वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट्स विल मल्टीप्लाइड दैट कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, सुनिए ध्यान से, कि अगर इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, या फिर नॉर्मल हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट k, then its value gets multiplied by k, then its value gets multiplied by k। अब ये बात विशेष ध्यान रखें कि आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। कैसे, फॉर एग्जांपल लेट हमने क्या कि हमारे पास कोई ए डिटरमिनेंट है 1 2 3 1 6 2 2 1 1, ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है,
ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, मैं एक्सपेंड करता हूँ 1 रो के लूँ, ठीक है 1, तो 6 - 2 देखा ना, 6 - 2 6 - 2, फिर -2 रो कॉलम, 1 - 4 1 - 4 प्लस 3 रो कॉलम, 1 - 12 1 - 12, तो कितना आएगा ये 6 - 2 4 -2 इंटू -3 1 - 4 -3 प्लस 3 इंटू 1 - 12 -11, तो कितना है ये, देखिए 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 एंड दिस इज -11 3 33, 10 - 33 दैट इक्वल्स टू -23। अब मान लीजिए आपने क्या किया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो और कांस्टेंट, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट या कांस्टेंट है आपके पास के, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया कि R1 मल्टीप्लाइड बाई 2R, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया। तो क्या होगा कि अगर आपने ऐसा किया कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 है ना, R1 2 4 6 1 6 2 एंड दिस इज 2 1 1, ये हुआ। अब इसकी वैल्यू निकालो आप, 2 6 - 2 6 - 2 -4 रो एंड कॉलम, 1 - 4 एंड प्लस 6 दिस इज रो एंड कॉलम, 6 - 1 - 12, देखो कितना है 2 6 - 12 6 - 2 4 -4 दिस इज -3 6 - 11, कितना है बेटा ये 8 4 3 = 12 एंड दिस इज -66, तो कितना है बेटा ये 20 - 66, कितना आया -46। आप देख सकते हैं -23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -46 आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उतने टाइम से, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम से वो वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये बात का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ मोर देन 2 टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में आपने कोई ऐसा डिटरमिनेंट देखा कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एक्सप्रेस है, मतलब सम है। किस तरह का, मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, कोई एग्जाम्पल मेरे पास है, डेल्टा मान लीजिए मेरे पास दिया गया है A1 + λ1, A2 + λ2 एंड A3 + λ3, राइट, B1 C1 B2 C2 B3 एंड C3। तो मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट, है ना। अगर कोई भी एलिमेंट किसी रो या कॉलम के एक्सप्रेस है अपने आप में 2 या 3 टर्म में, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में, तो हम उस डिटरमिनेंट को उतने डिटरमिनेंट्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये बात है, क्या कहता है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ऑफ ए कॉलम, या किसी कॉलम के या किसी रो के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड, ऐसे एक्सप्रेस कर दी गया तो सम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का, देन द डिटरमिनेंट, वो डिटरमिनेंट जो होगा, जो डिटरमिनेंट होगा वो उतने ही टाइम्स में, जैसे ये 2 बार आपके पास 2 टर्म्स हैं, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता, β1 होता, इसी में क्या होता, β2 होता, इसी में क्या होता, β3, तो मैं क्या कर देता एक और β1 β2 β3, वही B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे हम उसको क्या कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे। इस बात का विषय उल्टा भी है, उल्टा भी है। अगर ऐसा है तो आप उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इसमें मैंने दे दिया α1 α2 α3, इसमें दे दिया मैंने β1 β2 β3 और यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, तो कभी आप ऐसे सोचो कि हम इसको ऐसे लिख दें A1 A2 A3 B1 B2
B3 C1 C2 C3 और इसको आप ऐसे कर दें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाता है। बात सबसे पहले क्या आई थी कि ऑफ ए रो और ए कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक ही कॉलम की जो बातें हैं वही एक्सप्रेस हो जाएंगे, जो टर्म्स है वही एक्सप्रेस होंगी उतने टाइम जितने टाइम एडिशन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एनी रो एनी कॉलम नहीं है, सिंगल रो सिंगल कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। एंड द लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा यूज होनी है आपकी। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के कोई एलिमेंट सारे या कॉलम के एलिमेंट हों, मल्टीप्लाइज बाय कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडिड, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। क्या कहते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स, हर एक एलिमेंट किसी रो का या किसी कॉलम का, द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडिड। मान लीजिए किसी रो में उसमें हम ऐड करते हैं किसी एक एलिमेंट में सेम एलिमेंट को, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दैट रिमेन्स सेम, आइदर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन R1 प्लस 2R2 या C1 प्लस C2। मैं ये कहूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई है, क्या डिटरमिनेंट है, अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आपने उसमें कुछ और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। मान लीजिए आपके पास कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा इक्वल्स टू ABCDEFGHI, आपने क्या ऑपरेशन कर दी सर, R1 में लगा दी मैंने R1 प्लस 2R2, क्या लगा दी R1 प्लस 2R2, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 2D B प्लस 2E एंड E प्लस 2F, बाकी सेम रहेगा DEFGHI। या फिर आपने ये कर दिया कि C1 प्लस 2C2 कर दिया, C1 प्लस 2C2 कर दिया, तो C1 कौन सा ये और 2C2 इसको ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2B, ये हो जाएगा D प्लस 2E, ये हो जाएगा G प्लस 2H, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका BEH, वो हो जाएगा EFI। ये तो कहता है कि अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दैट दिस एंड दिस, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, बुक में भी देखें, उनको सुने और समझें। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर इक्वी मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई, जैसे ये सारे एलिमेंट क्या हुए एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने इसमें ऐड किए हैं, आर इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम्स, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम। तो जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसके भी यहाँ पे कुछ इसके डिपेंड पे इसके जैसे कुछ इसके रिमार्क्स एप्लीकेशन और दिए गए हैं, पेज नंबर 115 पे आप देख सकते हैं उनको, कि अगर इफ़ डेल्टा 1 इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द ऑपरेशंस, अगर मैं इसको ऑपरेशंस को अप्लाई करूँ कुछ, तो उसमें डेल्टा 1 अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, इसके बाद मेरे को क्या मिल गया, ये डेल्टा 1। तो बेटा ये डेल्टा 1 जो है आपका, ये जो डेल्टा 1 है ये क्या अप्लाई कर सकता है अपने आप को, डेल्टा 1 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ डेल्टा। ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास है ही, ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास थी पहले से कि कोई भी रो या कॉलम किसी से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसको सेम रखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस रो को, सिर्फ रो को करेंगे, डिटरमिनेंट को नहीं होगा, पूरे को किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड भी करूँगा, इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ डेल्टा। ये बात का भी आप ध्यान रखें। और सेकंड प्रॉपर्टी है इफ़ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक, हाँ एक बात और, इस प्रोसेस में जब डिटरमिनेंट को आप इवेलुएट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में आप कोई 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे। ये टोटल 6 ऑपरेशंस थी, इनको आप देखें, इनको समझें, इनके एग्जाम्पल्स करें, इनको रीड करें। जब तक आप इनको एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तब तक इनकी स्टेटमेंट कभी भी याद होने वाली नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो, in the next class we are going to start exercise 4.2, but before that आप ये सारे जो इसकी प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, द प्रॉपर्टी नंबर टोटल 6 फ्रॉम 1 to 6, इनके एग्जांपल्स, इनके कुछ लॉजिक आप देखें, समझें, स्टेटमेंट पढ़ें, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।